सो हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल दिस न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे इस चैनल में कहा था कि मैं अपनी पेंटिंग को अपने लाइफ में एक स्पेस देना चाह रहा हूँ और वो मैं देने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं एक अपना आर्ट चैनल भी ओपन करूँगा यूट्यूब में। सो उसी के लिए एक आज वीडियो शूट करेंगे और मैं सोच रहा था कि पहला पेंटिंग कौन सा बनाऊँ। तो शुरू में तो लग रहा था कि मैं कोई नेचर से रिलेटेड पेंटिंग बनाऊं, क्योंकि नेचर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और फिर उसके बाद सोचा कि चूंकि ये पहला पेंटिंग है तो कुछ अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि शुभम भैया के यहाँ एक छोटी सी गुड़िया ने जन्म लिया हुआ है और जिनका नाम है वेरोनिका। सो और इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब शुभम भैया बताए थे मुझे कि हमने नाम वेरोनिका रखा है करके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये नाम, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट और अच्छा नाम है। सो वैसे तो मैंने शुभम भैया से अभी मतलब बात नहीं किया है इसके बारे में, बट मैं ये पेंटिंग उनको एज अ सरप्राइज़ टाइप का देना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि शुभम भैया का रिएक्शन क्या होगा। और काफ़ी दिनों से मैंने पेंटिंग्स वगैरह नहीं किया हुआ है, तो फिर ये मेरा एक काइंड ऑफ फेस टाइप पेंटिंग होगा। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा हाथ कैसा जमा है अभी तक पेंटिंग में या नहीं। सो मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि ये पेंटिंग को काफ़ी अच्छे से बनाने के लिए, और इसके बाद हम इसको शुभम भैया से को दिखाएंगे और उनका रिएक्शन भी चेक करेंगे, उनका रिएक्शन क्या आता है। ओके, सो बने रहिए इस व्लॉग में गाइस। मैं आपको इस व्लॉग में काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, पेंटिंग के बारे में। ये कोई साइलेंट वीडियो नहीं होगा। ओके फाइन। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ और हम बनाने के लिए जा रहे हैं वेरोनिका की पेंटिंग। सो पेंटिंग बनाने से पहले हमको उसका थोड़ा बहुत रफ़ स्केचिंग करना पड़ेगा, ताकि जब हम उसमें कलर करेंगे तो हम पेंटिंग के मतलब हमारे जो पिक्चर के एजेस को अच्छे से डिटेक्ट कर पाएँ, ताकि कहाँ तक हमको कैसा कलर करना है इस टाइप का। ठीक है। सो इसके लिए बेसिकली आपके पास जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वही चाहिए होगा, ज़्यादा कुछ एडवांस लगता नहीं है। आपके पास एक इरेज़र होना चाहिए, कुछ मिस्टेक होगा उसको इरेज करने के लिए, एक बेसिक सा पेंसिल, ओके, और एक कटर होना चाहिए पेंसिल को वो करने के लिए, साफ करने के लिए। और जो आप पेंटिंग बनाना चाहते हैं उसका आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, और एक कोई भी ड्राइंग बुक, या फिर आप इनिशिएटिव है मतलब शुरुआत से शुरू कर रहे हैं बनाना, तो फिर आप A4 साइज़ का कोई भी सा पेपर ले सकते हैं, या फिर आपके पास आपको फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं है तो फिर आप अच्छे से अच्छे शीट भी परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, बेस्ड अपॉन योर नीड। ओके, सो बेसिकली गाइस, हम इसका पहले तो सबसे पहले स्केचिंग करेंगे। ये है वेरोनिका, हम ये वाली पेंटिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इसका रफ़ स्केच करना पड़ेगा, तो चलिए इसका रफ़ स्केच चालू करते हैं। ओके, सो गाइस, जब भी आप स्केचिंग करने जाते हो तो सबसे पहले जिस पिक्चर की आप स्केचिंग करने वाले हो उसे अच्छे से देख लें, फिर उसमें एक पॉइंट डिसाइड कर लें जहाँ से आप अपने स्केचिंग की शुरुआत करोगे। उसके बाद जो चीज़ होता है वो है कि आप जिस जगह पर स्केचिंग कर रहे हो वहाँ पर आप कंफर्टेबल हो जाओ और अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। एक गिलास पानी भी पी लो, क्योंकि आपको एक लंबे समय तक बैठना है और इस दौरान आपको आपका मन बिल्कुल शांत रखना है। बिल्कुल शांत मन से आपको स्केचिंग करनी है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं जो आपकी खिंचाई करते हैं, जिन्हें आपको डिमोटिवेट करने में मज़ा आता है, ऐसे लोगों के सामने आप स्केचिंग या पेंटिंग करने से मेरे हिसाब से थोड़ा सा बचें, क्योंकि ऐसे लोगों को दूसरों को जज करने की आदत होती है और बिना कुछ ऐसे सोचे समझे जो मन में आए वो बोल देते हैं कि अच्छा नहीं बन रहा है, नाक थोड़ा टेढ़ा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, फलाना ढिमकाना, जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। ये नहीं देखते कि सामने वाला बंदा कितना मेहनत से बना रहा है, और मैं ऐसे मज़े लेने के लिए नहीं जज करूँगा या करूँगी जो भी। ठीक है, तो ऐसे करके आपका वो लोग मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। और चूँकि हम और आप एक अच्छे से जानते हैं कि एक पेंटिंग बनाने में कितने पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप पेंटिंग सही से बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पेंटिंग जो है सबसे ज़्यादा चीज़ रिक्वायर करता है वो है आपका पेशेंस,
कि आप में पेशेंस लेवल कितना है। जिस व्यक्ति का पेंटिंग जितना खूबसूरत बनता है उसमें आप समझ लें कि उसका पेशेंस लेवल उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि पेंटिंग में पेशेंस के साथ काम करना, एकदम डिटेलिंग के साथ काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी वो लुक, वो क्वालिटी उसमें निखर के आता है जो हम देखना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें कितना पेशेंस की ज़रूरत होती है, कितना उस पर मेहनत लगता है। उसमें हम एक मन बनाकर काम कर रहे होते हैं और हमें मन बनाकर काम करना भी पड़ता है। काफ़ी लंबे समय तक हम उसमें बैठे रहते हैं और बैठने वाले होते हैं। हमें भी पता होता है कि हमारी गलती कहाँ पर हो गई है और कहाँ हमें चीज़ों को ठीक करना है। हम उन स्ट्रगल से जूझते रहते हैं जब हम पेंट करते रहते हैं। सो ऊपर से कुछ लोग आके मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलते हैं जो मन में आया है, विथआउट मैच्योरिटी के साथ बोलते हैं, विथआउट थिंग के साथ बोलते हैं कि ऐसा बन गया, वैसा बन गया, ऐसा करके। तो हमें भी पता होता है कि कहाँ पे हमसे गलती हो गई और हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा उस टाइम डिमोटिवेट फील करते हैं और जितना भी हमारे अंदर उस पेंटिंग को लेकर मोटिवेशन भरा रहता है वो सारे के सारे डाउन हो जाता है। और या तो हम उस पेंटिंग को छोड़ देंगे या तो फिर अब बिना मन से बनाएंगे, और क्योंकि यार ये लोगों को तो पसंद आ नहीं रहा है तो फिर इसको अब इसमें टाइम देने का मतलब ही क्या है, इस टाइप का। ठीक है। सो गाइस, उन लोगों से दूर रहें जो समय समय पर आकर कुछ भी बिना सोचे समझे तरह तरह की इधर उधर की बातें करके आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से बचें जो इस फील्ड में अनप्रोफेशनल होते हैं और आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। राइट। अगर सामने वाला व्यक्ति प्रोफेशनल है, उस फील्ड में है जिस पे आप काम कर रहे हो, या कोई जेन्युइनली आकर आपसे आपकी गलतियों के बारे में बताता है या हमें हमारी गलतियों के बारे में बताता है, तो उनके बातों पर एक बार ज़रूर गौर करना चाहिए। और अगर आपको भी लगे कि सामने वाला आपकी गलतियों के बारे में सही था, तो आप अपने को स्केचिंग या पेंटिंग में उस चीज़ को ज़रूर सुधारें, या फिर अपने किसी भी काम में उस चीज़ को ज़रूर सुधारें जिसमें उन्होंने सुधार करने के लिए कहा था। ठीक है। तो एक जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी जो मैच्योरिटी के साथ बोलते हैं, जो जेन्युइनली बातें करते हैं, जो जेन्युइनली बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस टाइप का, तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। लेकिन जो हंसी मजाक उड़ा देते हैं तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो ये वैसे ये सारी चीज़ें आपको जीवन में कहीं भी हर फील्ड में आपका काम आएगा, क्योंकि ऐसे लोग हमें गिराने नहीं बल्कि सिखाने आते हैं। राइट। सो फाइनली गाइस, अगर अब आप अपने शीट पर कंफर्टेबल होकर बैठ गए हैं तो अब आप अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे पेंसिल को हल्के हाथ में पकड़कर अब आपको स्केचिंग करनी है। मेरे पास अभी जो भी एसेट्स हैं मैं उनके हिसाब से अपनी स्केचिंग कर रहा हूँ। वीडियो को मैंने बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि दो रीज़न हैं। मेरे फ़ोन में एक तो स्पेस नहीं है और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी, इस वजह से मैंने बीच बीच में कट कर करके इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आपको एकदम कंटिन्यूसली मैं ड्राइंग करता हुआ नहीं दिखूँगा, बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप आपको दिखने को मिलेगा। वैसे मैंने सोचा था कि स्केचिंग और पेंटिंग एक ही वीडियो में आ जाएंगे, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनती इसलिए मैंने इस पूरी पेंटिंग को 2 से 3 पार्ट में कवर किया है। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ गाइस, मुझे जितना आता है मैंने खुद से सीखा है। तो अगर कहीं पे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, या फिर मैं कुछ ऐसा बोल जाऊँ जो आपको हर्ट करे तो उसमें मुझे माफ़ करना। बचपन में मैं अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर गर्मी की छुट्टियों में जब हम लोग फ्री होते थे पढ़ाई लिखाई से, तो सब एक साथ एक जगह मिलकर बैठ जाते थे और हर दिन हम लोग अलग अलग शीट में अलग अलग ड्राइंग्स बनाया करते थे, जो फाइनली स्कूल के बाद बचे होते थे ना कॉपी, उसके पीछे में तो जो ब्लैंक पेपर होता था उसमें हम बनाते थे। उस समय मुझे मार्केट में पेंटिंग करने के लिए अलग से कलर मिलता है ये भी नहीं पता था। कुछ भाइयों और बड़ों ने मिलकर मुझे इन सब चीज़ों से रूबरू करवाया था। तो भाई लोग जब मतलब आते थे तो बताते थे कि मार्केट में ऐसा भी होता है, ये भी आता है, ब्रश भी मिलता है, कलर भी मिलता है। तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा करके। तो बचपन में जब मेरे पास कलर नहीं होते थे तो माँ की बिंदी को यूज़ कर लेता था मैं, सारे नेल पेंट्स को ख़त्म कर देता था।
मुझे अभी भी ज़्यादा कलर ब्रश के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो अगर मैं कुछ चीज़ों को इधर उधर बोल लूँ तो मुझे वहाँ पे माफ़ करना, क्योंकि बचपन से मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और घर के पैसे को कितना खर्च करूँगा करके मैं ज़्यादा सोचता था, और ये सोच कर मैं ज़्यादा कुछ ख़रीदता नहीं था अपने पेंटिंग्स वगैरह के लिए। कहीं से अगर 5 रुपये मुझे मिल जाता था खाने वाने के लिए तो मार्केट से जाकर उसका एक पोस्टर ख़रीद लेता था। तब स्कूल उस समय स्कूल भी जाते थे तो बैग में हमेशा हमारे पास पेंसिल, रबर, कटर, स्केल और जो स्लेट पेंसिल ये सब पड़ा ही रहता था। स्कूल में चौक वगैरह यूज़ होता था तो छोटे छोटे जो चौक बच जाते थे, जो गिरे पड़े रहते थे, उसको उठा लेते थे और उसको लेके आ जाते थे, तो उस चौक को उसका कलर वलर बनाने का काम आ जाता था। ऐसा वैसा करके तो दिन चलता था। तो ये सारी चीज़ें तो बैग में पड़े रहते थे, तो एक दो जेल पेन भी रहते थे। इन सब से फिर अपनी ड्राइंग की शुरुआत होती थी। और बचपन में मेरे पास जब वाइट कलर नहीं होते थे ना, तो मैं अपने स्लेट वाली जो पेंसिल होती थी उसको मैं बारीक पीस लेता था और उसे पानी में घोल कर फिर उसका वाइट कलर बना लेता था और फिर मैं उसे यूज़ करता था। बट चीज़ें उस तरह से तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए हो जाता था। ऐसे ही जब मुझे ब्लैक कलर की ज़रूरत पड़ती थी तो घर में काजल वगैरह जो आँखों में या फिर जो छोटे बच्चों को नज़र न लगे ऐसा करके लगाया जाता है, वो वाला काजल मैं यूज़ कर लेता था। जब आपके पास कोई ज़रूरत का सामान नहीं होता है ना, तब आपका दिमाग उसे समहाउ बनाने के बारे में, उसके बारे में रिसर्च करने लग जाता है, सोचने लग जाता है कि ये चीज़ मैं कैसे बना सकता हूँ अपने पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनसे। मतलब हमारी ज़रूरतें ही नए खोजों और आविष्कारों को जन्म देती है, राइट। सो ये थी मेरी थोड़ी बहुत स्टोरी। और इसके बाद आपको मैं आगे पेंटिंग करते हुए, इसमें अब तो स्केचिंग हो गया है, तो हम इसके आगे एक पेंटिंग वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम पेंटिंग करते नज़र आएंगे आपको। और जितना आएगा, जितना हो सकता है, जितना हमको आता है हम उतना ही कर पाएंगे। और अगर हमको कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना प्लीज़। ओके, सो इसी के साथ मैं चलता हूँ अपनी गली। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से खाएं पिएं, फैमिली के साथ रहें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। सो फाइनली गाइस, हमने स्केचिंग कर लिया है और ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। वैसे अभी इसमें कलर होना बाकी है। कलर होने के बाद इसमें वो जो लुक है वो निखर के आएगा। और स्केचिंग करने में ही काफ़ी टाइम लग गया इसको। और ये कुछ ऐसा है, स्केचिंग इसका ऐसा है, दिख रहा है आपको। ओके, सो अब मेरे पास जो भी कलर्स हैं मैं उन सब का यूज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट कर सकूँ। वैसे एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब भी आप कोई भी ड्राइंग करें या स्केचिंग करें, चाहे वो पेंटिंग करें, कुछ भी करें, उसमें आपको थोड़ा सा पूरा अपना मन लगाना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि बीच में अगर मन टूट गया तो फिर फिर मन ऐसा करता है कि उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, और जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में वो चीज़ ख़राब हो जाता है और फिर मतलब मन उतने मन से नहीं बनता, तो वो चीज़ उतना अच्छा भी नहीं बनता। ओके, सो वैसे तो इसका स्केचिंग मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें जब कलर फिल होगा तो ये एग्जैक्ट वैसी लुक रिफ्लेक्ट करेगा जैसा ये फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। ओके, सो अभी मैं आपको कुछ कलर्स दिखाऊंगा कि इनमें कौन कौन से हम कलर्स यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कलर करना चालू करेंगे। ओके, सो बनिए रहिए इस ब्लॉग में। थैंक यू।